Dear students, welcome to the online classes of microbiology. Today I am going to explain you about life cycle of HIV. Then I will discuss about important drug targets in HIV, and finally I will discuss about the diagnostic methods to detect HIV. So first, the life cycle. So as you know, the host of HIV is टी सेल्स. तो टी सेल भी कौन सी टी सेल हैं? जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होती हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होस्ट सेल मैंने यहाँ पे दिखाई है आपको, और होस्ट सेल है CD4 पॉजिटिव टी सेल. CD4 पॉजिटिव टी सेल का मतलब है जिस टी सेल में CD4 रिसेप्टर होता है, सरफेस में CD4 रिसेप्टर है इसके. तो HIV यहाँ पे दिखाया है, HIV का पार्टिकल जिसमें GP120 प्रोटीन है वो CD4 रिसेप्टर से बाइंड होती है, और CD4 रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड होती है तो ये इसका फ्यूज़न हो जाता है GP41, इसके पीछे लगी होती है GP41 से फ्यूज हो जाता है CD4 रिसेप्टर, और इसका इंटरनलाइजेशन हो जाता है, ये अंदर आ जाता है होस्ट सेल के, और होस्ट सेल के अंदर आने से इनकी अनकोडिंग हो जाती है. जो वायरल पार्टिकल के अंदर RNA है वो इस कोड को तोड़ के बाहर आ जाता है. यहाँ पे मैंने RNA दिखाया, देखिए. तो ये RNA फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू डबल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट हो जाता है, और ये डबल स्टैंडर्ड DNA फिर एंटर करता है होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर. यहाँ पे ये न्यूक्लियस दिखाया है, देखिए. ये साइटोसोल से न्यूक्लियस में आ गया होस्ट के, और न्यूक्लियस के अंदर ही इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट के जीनोमिक DNA से. तो यहाँ पे दिखा रखा है ये होस्ट के जीनोमिक DNA में इंटीग्रेट हो गया. फिर इसका सेलुलर एक्टिवेशन होता है, और ये होस्ट के ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी को यूज करता है. ये डबल स्टैंडर्ड DNA इसका फिर RNA में कन्वर्ट हो जाता है. वायरल RNA, प्रो वायरल RNA कहते हैं इसको. प्रो वायरल RNA अब साइटोसोल में आ जाता है न्यूक्लियस को छोड़ के, और यहाँ पे इसका मैचुरेशन होता है, और फिर ये मल्टीप्लाई होता है. फाइनली ये वायरल ट्रांसलेशन करता है. इस mRNA से वेरियस प्रोटीन्स बनती हैं, वो प्रोटीन्स फिर अलग अलग बनती हैं, और फिर फाइनली वेरिएंट असेंबली होती है, और मॉर्फोजेनेसिस के थ्रू एक सिंगल वायरल पार्टिकल बन जाते हैं, और ये वायरल पार्टिकल्स फिर फाइनली होस्ट सेल को छोड़ के बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद ये किसी फ्रेश टी सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे ये HIV टी सेल के अंदर ही अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर रहा है, और जबकि टी सेल होती हैं आपके इम्यून सेल होती हैं, जो भी इन्वेडिंग पैरासाइट है उसको किल करने का काम टी सेल करती हैं. बट इन दिस केस ये क्या कर देता है, CD4 को ही कंफ्यूज कर देता है और अपने को इंटरनलाइज कर देता है, और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है टी सेल के अंदर. अब अगर बात करें इसके इम्पोर्टेंट ड्रग टारगेट्स की, तो अभी तक 3 टाइप के ड्रग टारगेट को एक्सप्लोर किया है साइंटिस्ट ने. तो फर्स्ट है इसमें इनिबिटर ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के इनिबिटर कुछ खोजे गए हैं. अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा, हम इसको इनिबिट कर देंगे, तो समहाउ ये DNA में कन्वर्ट नहीं होगा और इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा होस्ट के DNA के साथ. सेकेंड है इनिबिटर ऑफ प्रोटीएज या प्रोटीएज इनिबिटर. तो प्रोटीएज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है HIV के केस में. ये क्या करती है कि प्रीकर्सर को छोटे छोटे प्रोटीन पार्टिकल, एक्टिवेटेड पार्टिकल में तोड़ती है. अगर हम इसको ही अगर इनिबिट कर दें इस प्रोटीएज को, तो ये प्रीकर्सर एक्टिवेटेड प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होगा. तो कुछ अभी प्रोटीएज इनिबिटर के मॉलिक्यूल भी अवेलेबल है मार्केट में. और थर्ड वन इच इंटीग्रेज इनिबिटर. इस पर अभी रिसर्च चल रही है, इंटीग्रेज को इनिबिट कर दें. इंटीग्रेज आप जानते हैं कि वो इंटीग्रेशन में हेल्पफुल होता है. HIV के जो DNA है वो होस्ट के DNA के साथ इंटीग्रेट होने के लिए हेल्पफुल होता है. तो इसको भी इनिबिट किया जाए तो समहाउ HIV के इन्फेक्शन को रोका जा सकता है. बट सो फार ओनली फ्यू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर और प्रोटीज इनिबिटर अभी तक मार्केट में अवेलेबल हैं. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में भी जेडोविडीन आपका एक फेमस ड्रग है, जिसको रेट्रोवीर नाम से मार्केट में आता है. इसको AZT बोलते हैं. इसके अलावा आपका लेम्यूडिन भी RT का इनिबिटर है. इसी के अलावा कुछ नेविफेरिन एंड डेलाविरिडीन, ये 2 और RT इनिबिटर हैं. अगर प्रोटीएज इनिबिटर की बात करें तो 3 वेरी फेमस ड्रग्स हैं इसके: इंडिनावीर, नेल्फिनावीर एंड रिटोनावीर. ये 3 ड्रग हैं जो प्रोटीएज को इनिबिट करते हैं HIV के, और somehow it can protect or it can inhibit the proliferation of HIV in the host. तो कुछ हद तक ट्रीटमेंट पॉसिबल है अभी HIV के पेशेंट्स का.
अगर हम बात करें इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी एसोसिएटेड विद एचआईवी इन्फेक्शन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्फ नोड में क्या चेंजेस आते हैं। तो अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में लिम्फ नोड का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, डेंड्राइटिक सेल का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। लेटर स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में नेक्रोसिस हो जाती है लिम्फ नोड की, और टी सेल और बी सेल अनेबल हो जाते हैं एंटीजन को ट्रैप करने के लिए। दूसरा, अगर टी हेल्पर सेल की बात करें तो टी हेल्पर सेल भी अर्ली स्टेज में प्लोरिफरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है इनको, और फाइनली लेटर स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में टी सेल्स की क्वांटिटी बहुत कम हो जाने लगती है। अगर बात करें एंटीबॉडी प्रोडक्शन की, तो अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं, जैसे IgG और IgG, और लेटर स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में HIV स्पेसिफिक एंटीबॉडी का प्रोलिफरेशन बहुत कम होने लगता है। HIV स्पेसिफिक एंटीबॉडी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। अगर साइटोकाइन प्रोडक्शन की बात करें, साइटोकाइन से कुछ केमिकल होते हैं हमारी बॉडी में जो आइदर इन्फेक्शन को बढ़ा देते हैं या इन्फेक्शन को कम करते हैं। तो TH1 टाइप जो साइटोकाइन है वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए होती हैं, और TH2 टाइप साइटोकाइन इन्फेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए होता है। तो जब HIV का इन्फेक्शन लेटर स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में होता है, क्या है कि तो TH1 टाइप साइटोकाइन कम होती हैं और TH2 टाइप साइटोकाइन बढ़ने लगती हैं। तो जो शिफ्टिंग हो जाती है, शिफ्टिंग ऑफ साइटोकाइन प्रोडक्शन फ्रॉम TH1 सबसेट टू TH2 सबसेट। अगर डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें तो DTH रिस्पॉन्स भी या डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स भी कम होने लगता है, और फाइनली TC सेल यानी कि टी साइटोटॉक्सिक सेल भी काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं, और धीरे धीरे इनकी क्वांटिटी भी खत्म होने लगती है लेटर स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे हमारे डिफरेंट इम्यूनोलॉजिकल सेल्स या इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं या इनएक्टिवेट होने लगती हैं। तो इससे होता क्या है कि होस्ट का इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो जाता है, उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन भी काफ़ी बढ़ जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन बढ़ने से मतलब ये है कि उसके नॉट ओनली HIV बट अदर पैरासाइट्स कैन अटैक दिस इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होस्ट वेरी रैपिडली। तो धीरे धीरे उसका इम्यून सिस्टम खत्म होता है। तो इसमें एक सिंड्रोम इसलिए कहते हैं कि इसको कई बीमारियों का घर हो जाता है HIV का पेशेंट जो होगा। अब फाइनली बात करें इम्यूनो डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस करने के लिए HIV के दो मेथड हैं। एक है एलाइजा मेथड, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, और दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो जो इम्यूनो डायग्नोसिस इसलिए कहते हैं कि इसमें हम एंटीबॉडी का पता लगाते हैं कि उस कोई भी पेशेंट है HIV का, तो उसके अंदर पहले HIV स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है। तो उस एंटीबॉडी को बनने के लिए लगभग 18 से 90 दिन का समय लगता है। तो ये टाइम पीरियड विंडो पीरियड कहलाता है। तो विंडो पीरियड होता क्या है, व्हेन द टाइम पीरियड फ्रॉम इन्फेक्शन टू डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक HIV एंटीबॉडी, मतलब जब इन्फेक्शन हुआ उसको और उसके ब्लड में जो एंटीबॉडी बनने तक का टाइम है विंडो पीरियड। तो HIV के इसमें 18 से 90 दिन होता है। तो आप डिटेक्ट कैसे करते हैं किसी भी पेशेंट को कि HIV पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके लिए क्या करते हैं, उसका ब्लड लेके रख लेते हैं और इसको हम एलाइजा के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। तो करते क्या है एलाइजा में, इसमें 96 वेल प्लेट होती है, उसकी एक वेल यहाँ पे दिखाई गई है, और इस वेल के अंदर HIV एंटीजन को कोड कर लेते हैं, जैसे GP120 एंटीजन हो सकता है। फिर आप इसमें सीरम डालते हैं। सीरम जो आपने पेशेंट से लिया है, सीरम में क्या होगा, बी सेल्स होती हैं। बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। तो एंटीबॉडी अगर HIV का पॉजिटिव होगा तो एंटी HIV एंटीबॉडी इसमें बन रही होगी, वो अपने एंटीजन से बाइंड हो जाएगी। अब आप इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं। सेकेंडरी एंटीबॉडी आपका एंजाइम से लिंक्ड रहती है और ये प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड होती है। तो ये प्राइमरी एंटीबॉडी कब बनेगी, जब पेशेंट की बॉडी में सीरम में HIV का इन्फेक्शन होगा, तो तभी प्राइमरी एंटीबॉडी होगी। अगर ये प्राइमरी एंटीबॉडी यहाँ पे नहीं होगी तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी भी बाइंड नहीं होगी। जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है ये एक एंजाइम से या HRP हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज से लिंक्ड रहती है या किसी भी एंजाइम से लिंक्ड रहती है, और ये एंजाइम का सबस्ट्रेट फिर आप इसमें डालते हैं। तो क्या होता है कि एंजाइम इसमें रिएक्ट करता है, जो पहले सबस्ट्रेट कलरलेस था वो ब्राउन कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर वो पॉजिटिव होगा तो इस पेल का कलर ब्राउन हो जाएगा। अगर वो निगेटिव होगा तो प्राइमरी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, तो सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड नहीं होगी, वो वॉश आउट हो जाएगा, तो उसका कलर कलरलेस ही रहेगा। तो इस तरह से आप पता लगाते हैं कि वो HIV पॉजिटिव है या निगेटिव है। सिमिलरली जो कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं HIV का, वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग के थ्रू करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन इसमें हम देखते हैं, लेकिन इसमें
जो सारी रिएक्शन होती है वो एक नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर में होती है। इसमें करते क्या है कि नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर में HIV के एंटीजन को कोड कर लेते हैं, फिर सीरम डालते हैं, सीरम में एंटीबॉडी होगी, वो अपने एंटीजन से इंटरेक्ट होगी, और फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं जो एंजाइम लिंक्ड होगा। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी अगर प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड हो जाएगा तो वहाँ पे रिएक्शन होगी, तो वो बैंड के रूप फॉर्म में एक बैंड दिखेगा आपको, ब्राउन या ब्लैक कलर का बैंड। तो इस मीन्स इस वेल में जो आपका सीरम था वो HIV पॉजिटिव था और इसमें HIV निगेटिव था। सो ये आपकी डायग्नोसिस मेथड है। इम्यूनो डायग्नोसिस इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें हम इम्यूनोग्लोबिन्स या एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।